नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस ऑफिसर और राजधानी रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभी राजधानी रायपुर में जिस तरह की स्थितियां हुई, पूरे देश में चर्चा का विषय दो वजहों से बना। एक तो जो न्यूड पार्टी थी उसको लेकर के, दूसरा ड्रग्स का जो एक पूरा जाल और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के। छत्तीसगढ़ को सामान्यतः बाबा गुरु घासीदास जी की नगरी है। बाबा गुरु घासीदास यहाँ बलौदा बाजार लगे हुए वहाँ से रहे हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में शांत सौम्य प्रदेश अगर नक्सलवाद को छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है, उसकी राजधानी में इस तरह की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? कहाँ चूक रह गई? नहीं, इसको चूक नहीं मानेंगे, पर ये जरूर है कि हम लोगों के द्वारा समय रहते हुए इस पर कार्रवाई की गई है। जहाँ तक ड्रग का सवाल है तो ड्रग के संबंध में हम लोगों के द्वारा निश्चय किया गया है, संकल्प लिया गया है कि ड्रग का जो नेटवर्क है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके लिए आईजी साहब के द्वारा भी ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है। उसमें पूरे रेंज के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको सबको निर्देशित किया गया है कि ड्रग के बारे में किसी भी प्रकार का कोई बर्दाश्त न किया जाए और उसको जड़ से ख़त्म किया जाना है। इसी का सिलसिला है कि आने वाले पिछले 2 बार 2 सप्ताह तक कार्रवाई हुई और पूरे रेंज में लगभग 1000 के आसपास लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई हुई। राजधानी में भी इस कार्रवाई के ऑपरेशन निश्चय के में लगभग 250 लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई हुई। इनके अतिरिक्त रायपुर शहर में जो प्रमुख जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी वो था कि सूखा नशा के विरुद्ध में जो मोहल्लों में, गलियों में या फिर क्लब के माध्यम से लोगों तक परोसे जा रहे हैं करके, उसको भी हम लोगों ने सिलसिलेवार एक प्लान वे में उसको तैयारी किया और उसके बाद में 3 बड़े नेटवर्क को हम लोगों ने भ्रष्ट किया है, जिसके तहत में 3 बड़े ड्रग पैडलर्स का और उनका रैकेट है उसको ख़त्म किया है, जिसमें प्रमुख तौर पर जो रुपिंदर का ग्रुप था, जो लवजीत का ग्रुप था और इसमें एक एमडीएमए का जो ग्रुप है उस पूरे को हम लोगों ने ख़त्म किया। और इसमें पूरे 6 प्रकरणों में 56 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें आगे की कार्रवाई चल भी रही है। इसमें अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ड्रग के एडिक्शन में आ गए थे, तो उनको भी हम लोगों के द्वारा चिन्हांकित किया गया और लगभग ऐसे 500 लोग हैं जिनको हम लोगों को रिहैब कराना है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक खास बात जो इसमें आपने कही और कि करीब 500 लोग ऐसे हैं जिनको रिहैब करना है, ये बड़ा आंकड़ा नहीं लगता? राजधानी रायपुर जैसे शहर में अभी 25 साल हुए हैं, हम अपनी रजत जयंती मना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 500 लोग रायपुर शहर में ऐसे हो जाए जिनको रिहैब करने की स्थिति बने, तो ये बहुत चिंताजनक नहीं है भविष्य के दृष्टिकोण से? नहीं, अब हम लोगों को द्वारा जो इसके पीछे यही है कि अगर एक बार भी उपयोग किया गया है तो उसकी काउंसलिंग आवश्यकता है। रिहैब नहीं किया जा सकता, उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है। और जब अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। आप जब ये कार्रवाई कर रहे थे तो एक बात बड़ी चर्चा में आई कि नाबिया मलिक की आपने बात की, उसके संबंध यहाँ के बड़े बड़े लोगों से थे, बड़े धनाढ्य लोगों से, राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं उनके नज़दीकी लोगों से, तो कठिनाइयाँ तो होगी आपको कार्रवाई करने में? नहीं, इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी जहाँ से भी है तो उस पर बिल्कुल स्पष्ट है, जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात थी कि सभी का समर्थन मिला, तभी इसमें लगातार कार्रवाई हो पाई। और कई बार ये भी रहती है कि गॉसिप में अनावश्यक चीज़ें भी बाद में निकल के आ जाती है, तो उन चीज़ों को नहीं देखा जाए। पुलिस तो अपने जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, एविडेंस प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करती है। तो ये बात तो गॉसिप की नहीं रही होगी ना कि एक मंत्री का भी कोई नज़दीकी जो है इस मामले में उसका भी नाम है? कई लोग ऐसे थे कि जिसको जो मर्जी आया, चूँकि इस पूरे मिशन को टोटली सीक्रेट रखा गया और एक ग्रुप के माध्यम से ही इसको पूरे को इन्वेस्टिगेट किया गया। तो जिसको कुछ खबर अगर नहीं मिल पाई या जिसको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाई तो अलग अलग तरीके से लोग बातें भी करते रहे। पर हमारा ये है कि जिनके अगेंस्ट में ठोस हम लोगों को सबूत मिले उनके विरुद्ध में ठोस कार्रवाई ही की गई है। अभी तक किस किस तरह के ड्रग्स यहाँ पर आपको मिले इन्वेस्टिगेशन में? हेरोइन की बहुतायत मात्रा में यहाँ
सप्लाई देखने को मिला था, जिसमें से हम लोग 2 प्रमुख जो नेटवर्क है उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद लगता है कि रायपुर में एटलीस्ट इस शहर में सप्लाई करने वाला मेन ग्रुप था वो ख़त्म हो गया। कोई अगर बचा हो तो हम लोग लगातार काम कर ही रहे हैं। आज भी एक छोटा सा अमाउंट पकड़ा गया, पर उसका जो सप्लायर था वो भिलाई से था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसका सप्लायर यहाँ से नहीं था। वैसे ही MDMA का एक ग्रुप जो था जिसका पता चला था तो उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मुख्य सप्लायर जो था वो जिसके कनेक्शन दिल्ली से है उसको अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। वो जब गिरफ्तार हो जाएगा तब हम आश्वस्त हो पाएंगे कि इसमें और कोई सप्लाई नेटवर्क में दूसरा भी चैनल ओपन है क्या जिसके माध्यम से सप्लाई किया जाता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, राजधानी में अश्लीलता जिस तरीके से बार में बढ़ रही है, बार में आजकल हर एक बार में ये स्थितियां थी कि आप आइए, कपल के साथ आइए, अगर लड़की के साथ आएंगे तो आपकी एंट्री फ्री है, महिला के साथ आएंगे तो आपकी एंट्री फ्री है महिला के लिए। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही है, देर रात तक बार संचालित हो रहे हैं। अभी बीच में मैंने देखा आप भी जा करके वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, देर रात आप खुद गश्त में हैं बाकी लोगों के साथ। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, और चूंकि ये संचालित करने वाले सारे जो हैं वो बड़े लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संपर्क है, तो ये चुनौतियाँ पुलिस के सामने हैं। नहीं, चुनौती तो समस्या रहती तो चुनौती होती है, पर ये मैं बताऊं कि लगभग मई जून में जो इस प्रकार की जो हम लोगों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, उसके बाद में मई जून में ही जो जितने भी क्लब के संचालक हैं उनकी हम लोगों के द्वारा मीटिंग ली गई थी। और सबसे पहले उनको यही निर्देश दिए गए थे कि किसी भी क्लब में बार में लड़कियों की फ्री एंट्री ना दिया जाए। उसके पीछे था कि सामाजिक कारण था कि जब एक बार कोई लड़कियों की फ्री एंट्री दे दिया जाता है तो फ्री एंट्री के कारण से लड़कियों में लत लग जाती है। जो नहीं है जिसके पास पैसे वो भी फ्री एंट्री के चक्कर में वहाँ चला जाता है और लत लग जाती है, बुरे संगत में भी फंस जाते हैं। और उसके बाद में अगर उनको लत लग गई तो पार्टी करने के लिए ही किसी प्रकार के अपराध घटित करने की प्रमुख आशंकाएँ और संभावनाएँ रहती है। तो उन सबको आकलन करने के बाद में सभी क्लब संचालकों को लड़कियों की फ्री एंट्री के लिए रोक लगा दी गई थी। उसके बाद में इनके ऊपर मॉनिटरिंग की गई और जिन क्लब के द्वारा लड़कियों के फ्री एंट्री देने का प्रयास किया उनके विरुद्ध में फिर से दोबारा ऑपरेशन करके 151 के तहत में फिर से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई की गई। कुछ दिन पूर्व ये भी सूचनाएं मिली थी कि क्लब में ओवर टाइम जो टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा देर तक खुले रहने की शिकायतें मिली थी देर तक। तो उसके बारे में भी इनके जो शहर के प्रमुख जो जितने भी हैं उन सब जगह पर एक दिन योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई। उसमें से 7 जो क्लब और बार थे उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद जाकर के क्लब को खोला रह गया और लोगों को शराब परोसे जा रहे थे। उनके बार के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए प्रतिवेदन दिए गए हैं और शीघ्र उनका निरस्त हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, ये इतना सिस्टम रहने के बावजूद राजधानी में सरेआम न्यूड पार्टी का आमंत्रण वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से और वो किया जा रहा था, ये कहाँ जा रहा है? रायपुर कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़? एक इंस्टा पेज के माध्यम से एक ऐसे न्यूड पार्टी के नाम पर एक इनविटेशन जारी किए गए थे। उसके संबंध में पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वयं अपने अपराध पंजीबद्ध का इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें जो प्रमुख जो आरोपी है वो चिरमिरी बिजरी का रहने वाला है, उसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में एविडेंस मिलने हैं। एक अन्य आरोपी अभी फरार है, तो उस आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध में इनाम भी घोषित किया है, 5,000 रुपये का जो सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा करके। एक अलग से पार्टी उसके विरुद्ध में लगाई गई है, जल्दी उसमें गिरफ्तार की जाएगी और उसके उद्देश्यों को भी उसको समझा जाएगा कि ऐसा कौन सा उद्देश्य कहाँ पार्टी मनाने वाला था। इनका टाइम का या फिर स्थान का कोई उल्लेख नहीं था। जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगी तो ज़रूर इसका हम लोग खुलासा करेंगे, पर ये ज़रूर है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ या फिर इस प्रकार के आयोजनों को राजधानी में नहीं होने दी जाएगा। लेकिन ये सब जब आप ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो जब आप अश्लील पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो हमने देखा सोशल मीडिया में आपके खिलाफ भी कुछ कैंपेन चलने शुरू हो गए। ये जब चला, आप तक खबर पहुंची होगी, तो क्या लगा, आपने क्या महसूस किया
और इससे पुलिस के मनोबल पे भी कोई असर पड़ता है क्या? त्वरित थोड़ा बहुत पड़ सकता है, पर मेरा मानना ये है कि अगर आपका उद्देश्य साफ हो और आपकी मंशा साफ हो तो इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मंशा या इरादा बिल्कुल साफ है कि इनके विरुद्ध में किसी प्रकार का जीरो टॉलरेंस है, तो इनके विरुद्ध में कार्रवाई करना है। राजधानी रायपुर में अब कमिश्नरी प्रणाली भी लागू होने वाली है, उसके लिए कमेटी बन गई है और संभव है कि 1 नवंबर को इसकी घोषणा भी हो जाए, उस दिन से एक्टिव भी हो जाए। क्या अंतर आएगा पुलिसिंग में? पुलिसिंग में यह है कि अभी पुलिस के पास में मजिस्ट्रियल जो पावर है वो नहीं है। अभी तक के जो प्रिवेंटिव सेक्शंस की जो कार्रवाइयाँ जो पुलिस के द्वारा की जाती है, उन सेक्शंस को एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाता है और उनके बाद में उसमें बेल दिया जाता है या फिर उसको फिर जुडिशल रिमांड पर भेजा जाता है, ये कार्रवाई होती है। सिंह जी, हमने अपराध को लेकर के बहुत सारी बातचीत की, आपकी पुलिसिंग को लेकर के बातचीत की। अब थोड़ी बात ये हो जाए, अपने बारे में थोड़ी बताइए। मेरी जो जानकारी है, पेंड्रा के एक छोटे से गांव से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन वहां से पुलिस सेवा में कैसे आना हुआ? थोड़ी सी अपना बचपना, पढ़ाई लिखाई और उसके बाद पुलिस से लेकर के अब तक की कहानी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसा आपने बताया कि मेरा जन्म पेंड्रा के पास ग्राम मझीगांव है, जहाँ अभी भी प्राइमरी तक की स्कूल है, उस जगह पर मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी प्राइमरी एजुकेशन है। पिताजी किसान थे, तो किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। गांव में प्राइमरी तक के स्कूल थे और उस स्कूल में कहा जाए तो वो फट्टी छाप स्कूल था, बोरा लेकर के हम लोग पढ़ने जाया करते थे और मिट्टी के स्कूल थे। और उस पूरे स्कूल में एक ही टीचर हुआ करते जो ललित मोहन जोशी सर थे। वो पहले से लेकर के पूरे प्राइमरी तक को, पूरे 5 क्लास को एक ही पढ़ाते थे। दो क्लासरूम था, एक में पहले दूसरी तीसरी पढ़ते थे और दूसरे क्लासरूम में चौथी और 5वीं क्लास लगा करती, पर गुरुजी एक ही थे। तो प्राइमरी पढ़ने के बाद में वहाँ से ग्राम से फिर उसमें फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडी करके है, वहाँ से पास से 2 किलोमीटर दूर है गांव। तो वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया। चूँकि ग्रामीण परिवेश से थे, इसलिए ज़्यादातर दिनों की जो पढ़ाई और वो गांव से पैदल जा कर के ही पढ़ाई हुई। और हम लोगों को हायर सेकेंडरी में जाके 1 आध दिन के लिए साइकिल मिल जाती था, अदरवाइज वैसे ही चलता था। और उस समय हायर सेकेंडरी की पढ़ाई भी कहा जाए कि चाह कर भी अंडी से बाहर नहीं जा पाए। हम लोग 10+2 के पहले बैच के स्टूडेंट थे। 10th 86 में पास किया। उस समय पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट ओवरऑल 13% आया था और 10+2 में हम लोग 20 में से 7 पास हुए थे। तो हमको वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो आसपास के जितने स्कूल थे उन सभी स्कूलों में मना कर दिया गया था कि अंडी स्कूल से जो भी स्टूडेंट पास हुआ है 7 लोग, उनको कोई स्कूल एडमिशन न दे। क्यों ऐसा? उसके पीछे ये था कि 7 अगर हम लोग हैं, 7 में से 3-4 भी अगर बाहर चल देते तो 2 या 3 बच जाते, तो 2 या 3 से हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं स्टार्ट हो पाता। तो पहला बैच होने के कारण से तो हमने फिर प्रयास किया कि मल्टीपर्पज़ पेंड्रा में एडमिशन हो जाए, गुरुकुल पेंड्रा रोड में एडमिशन हो जाए। सब लोग पूछते थे कि कहाँ से आए हो, तो उनको बताते कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडी से आए। तो उनको मना कर दिया जाता था कि आपके प्रिंसिपल बोल के चल दिए कि यहाँ एडमिशन ना हो। अब जब वहाँ पढ़ने की बात आई कि अब कहीं नहीं पढ़ सकते, तो हमारे प्रिंसिपल बोले कि एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। वो था कि मैथ, मतलब बायो इसलिए कि उस स्कूल में एक ही टीचर थे और सिर्फ बायो पढ़ा सकते थे वो। वैसे न तो मैथ्स के कोई टीचर थे, न वो, तो एक टीचर थे, तो बंसल सर। तो बंसल सर के उस पर फिर हम लोग को बताया गया कि आप सब के सब पूरे 7 बायो लेकर के पढ़ो, और सबको बायो दिलवाया गया। और वो बंसल सर थे, वही फिजिक्स भी पढ़ाते थे, वही केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे और वही बायोलॉजी भी पढ़ाते थे। तो तीनों सब्जेक्ट वही पढ़ाते थे। तो ऐसा करके 6-7 महीने तक चला। फिर बाद में एक फिजिक्स के टीचर आए और प्रिंसिपल साहब खुद ही हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते थे। एक जैन साहब थे, उसको हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। ऐसा हम लोगों का 11th गुजरा। 12th में एक आध टीचर और आसाटी सर आ गया, शर्मा सर आ गया, ऐसा करके सभी के एक टीचर आ गए। पर हम लोग जितने थे, तो एक हमारा
बैचमेट फेल हो गया 11th में, तो 6 लोग बचे, तो 6 के 6 हम लोग फर्स्ट बेंचर थे। छोटा सा क्लास होता था, 6 को सामने लेके बैठाया जाता था। तो उसमें से 6 की फिर हम लोग ने 12th में बहुत अच्छे मेहनत कराया। 12th में 6 में से 6 पास हुए। ग्रामीण परिवेश में कोई ज़्यादा साधन नहीं था, पर उसी दौरान पता चला कि मेडिकल में अगर जाना है तो पीएमटी दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने फिर अपने जो सिलेबस था उसी की तैयारी करके फिर पीएमटी दिया। तो मेरे जो दो दोस्त थे, डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर संदीप, इनका एमबीबीएस के लिए रायपुर में सिलेक्शन हुआ और मेरा कुछ नंबरों से रह गया, मैं इंग्लिश में फेल था। तो फिर वेटनरी कॉलेज मुझे मिला, जिसमें मैं वेटनरी कॉलेज महू से फिर अपनी पूरी पढ़ाई किया। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में फिर डॉक्टर बन रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। पुलिस का सोच में भी नहीं था कि मैं पुलिस में आऊँगा करके, हायर के भी नहीं जानता था। और पढ़ते पढ़ते मैं फाइनल ईयर में आकर के कुछ लोगों से मिले, खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो सेलेक्टेड लोग थे उन लोगों से मिले, अपने आप का आकलन किए। उसके बाद पता लगा कि हो सके इनसे मैं बेहतर हूँ, ऐसा लगा। तो उस फिर लगा कि पीएससी दे देना चाहिए, और उस कंटिन्यूएशन में ही फिर फर्स्ट अपीयरेंस में मैं पीएससी दे दिया। और पहले बार में फिर सेलेक्ट होकर के मैं यहाँ डीएसपी के पद पर हुआ और डिप्टी कलेक्टर के वेटिंग में था। तो जाने के यही 2 में इरादा था और 2 में ही भरा था। मैं इंटरव्यू भी टाइम आया तो अन्य पद थे, तो फिर मुझे लगा कि मैं डॉक्टर तो हूँ, दूसरे में तो जाऊँगा नहीं। तो इस प्रकार से मैं डीएसपी में सेलेक्ट होकर आया और 96 में फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई एज ए डीएसपी। 96 में ज्वाइन किया और तब से फिर समय समय पर प्रमोशन होते हुए फिर 2018 में आईपीएस हुआ और 2011 बेच मिला, और उस हिसाब से आज मैं यहाँ एसएसपी रायपुर पद पर पदस्थ। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जुड़ी हुई है फोर्स एकेडमी की। आपने अलग अलग जगह पर 3 फोर्स एकेडमी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 3 फोर्स एकेडमी आपने शुरू की, बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकले। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और उसका जो फोर्स एकेडमी है उसका उद्देश्य क्या है और अब तक की सफलता क्या है? देखिए, उसमें जब मैं यहाँ से एसपी कबीरधाम के रूप में पदस्थ किया गया था, और एसपी कबीरधाम के पहले मैं यहाँ एसपी एसआईबी था। तो एसपी कबीरधाम के लिए जब पदस्थ किया गया था तो मुझे जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें यह था कि वहाँ नक्सल विस्तार प्लाटून आया हुआ है और उसको नक्सल गतिविधियों को वहाँ से ख़त्म करना है। अब उसके लिए जैसा करना हो करके, तो वो उस रणनीति का एक भाग था। क्योंकि मैं एसपी एसआईबी रहा था तो उसमें पूरे प्रदेश के नक्सल गतिविधियों के बारे में मुझे काफ़ी आकलन था, काफ़ी मुझे जानकारी थी। और उसमें मुझे लगा कि नक्सल गतिविधियों को अगर रोकना है तो सिर्फ ऑपरेशन से नहीं रोका जा सकेगा, उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग को भी काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही कुछ अभियान, अच्छे अभियान चलाना पड़ेगा। तो ये सोच लेके गया था। जब कबीरधाम गया तो चूँकि वहाँ साल भर ही हुए थे नक्सलियों को आए हुए, तो मेरे दिमाग में ये था कि यहाँ के अब जो मुख्य जो टारगेट होते हैं नक्सलियों को, उसका रहता है यूथ कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, जो अगर 3 गुण है तो उनको बड़े आसानी से गुमराह किया जा सकता था। तो उस सोच को लेकर के मैं शुरू किया था उसको शुरुआत में, कि गांव-गांव के जो बच्चे हैं जंगली इलाके के, खास करके जहां नक्सल मूवमेंट हो सकता है, उन गांव-गांव में सर्वे करवाया। सर्वे के बाद में जो पढ़े लिखे थे, जो 10वीं पास थे, उनको सबके पहले लिस्टिंग की गई। लिस्टिंग के बाद में सबको ये पूछा गया कि कौन लोग पुलिस भर्ती में आना चाहते हैं, कि पुलिस बनना चाहते हैं। फिर ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया गया। तैयार करने के बाद ज़्यादातर युवक हम लोगों के साथ में जुड़ने का तैयार हुए और उनको फाइनली कबीरधाम में ला करके उनको कोचिंग स्टार्ट किया गया। कोचिंग में सबसे मुख्य तो ये था कि कैसे भी करके उन यूथ को अपने से जोड़ा रखा जाए। तब तक दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो फिर जोड़ा रखा गया, कुछ को लगातार पढ़ाते गए। काफ़ी जब देखा गया कि उन जो हम लोगों के साथ यूथ जुड़े हुए थे, उनका जज्बा जो था अब बहुत ही देखने लायक था। जोश था कि हर कोई करने को तैयार था। और फिर चलते चलते में फिर इसका नाम भी फिर फोर्स एकेडमी रखा गया। और वो बच्चे बहुत अच्छे तैयारी, तो उसको मैंने नाम दे दिया फोर्स एकेडमी मिशन 500। मतलब 500 लोगों को इसमें सेलेक्ट कराना है। तो वो हुआ भी आते अब करते गए, और फर्स्ट बैच में ही सीएफ में और पुलिस फोर्स में जितने सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें सब करके
500 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए। फिर थोड़े दिन आया तो उसमें बढ़ते बढ़ते अब लगभग 600 लोग उसमें से यूनिफॉर्म फोर्स में सेलेक्ट होकर के पहुंच चुके हैं। और वर्तमान समय में हमारे एचएम साहब भी उसके प्रमोट कर रहे हैं उस ट्रेनिंग कोर्स को। फिर आपने कबीरधाम के बाद जो है आपने पेंड्रा में भी शुरू किया। हाँ, फिर कबीरधाम के बाद में फिर मैं बलरामपुर गया, वहाँ भी तो शुरू किया। बलरामपुर में भी मैंने फिर फोर्स अकेडमी बलरामपुर के नाम पर ही मैं स्टार्ट किया। तो वहाँ आसपास के जो जंगल गांव के बच्चे थे उसमें से लगभग 200 लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। जब होमगार्ड की भर्ती हुई तो होमगार्ड की भर्ती में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट का भर्ती था उसमें से 75% से ऊपर लोग उस एकेडमी से ही भर्ती हुए जो अपनी तैयारियां करे थे। वहाँ भी जो बच्चों में जोश था। अब वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र इधर आ गया तो फिर मुझे लगा कि अपने कर्तव्य भूमि के लिए तो कर लिया, जन्मभूमि के लिए भी कुछ किया जाए। तो गाँव में भी ऐसे निःशुल्क कोचिंग क्लास अपने स्टार्ट किया, उसको भी नाम दिया फोर्स एकेडमी कबीर मझीगांव करके। कबीरधाम की चर्चा है तो कबीरधाम की एक और बात जो है महत्वपूर्ण है वो ये कि आप कबीरधाम के एसपी थे, वहाँ से आपको हटाया गया, आप वहाँ से चले गए और फिर जब वहाँ सबसे बड़ा मामला आया तो सरकार को लगा कि इसको तो लाल उमेश सिंह ही ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो फिर दोबारा आपको वहाँ भेजा गया और आपने उसको संभाला भी। वो पूरा वाकया जरा बताइए। नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि जो मेरा जो फर्स्ट टेन्योर था बहुत अच्छा टेन्योर था और उसके पीछे था कि गांव-गांव तक लोगों से संपर्क थे, गांव तक बहुत बच्चे काफ़ी परिचित थे, लोगों को जानते थे, तो एक दूसरे को जानना, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे उनसे जान पहचान थी। और भाजपा कार्यकाल में ही मैं वहाँ गया हुआ था, तो अपना उनके सभी नेतृत्व करते हैं, उनसे सभी जान पहचान थी। तो मुझे कुछ अलग करना नहीं था, सबके मन में एक विश्वास दिलाना था कि जो भी होगा अब शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से सब अच्छा होगा करके था। और वही हुआ भी। कानून व्यवस्था स्थिति जो रहती है, कानून व्यवस्था वाला पार्ट हमेशा विश्वास से ही जीता जा सकता है, तो वही वहाँ हुआ और शांति। देखिए, लालू में सिंह जी जो है, जो उनका अपना प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मुझे मालूम है कि वो कितना चुनौतीपूर्ण था। और जब सरकार के पास कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसमें लालू में सिंह दिखे कि यही जाकर के उसको ठीक करेंगे, और उन्होंने किया भी। आप सीएम सिक्योरिटी में भी रहे और पीएचक्यू में भी रहे, फील्ड में भी रहे, जिसका तमाम हमने जिक्र किया। ये सीएम सिक्योरिटी और फील्ड की पुलिसिंग किस तरह का अंतर रहता है, किस तरह का चुनौती? यहाँ वीआईपी की सिक्योरिटी जुड़ जाती है, और ख़ास करके आपको अगर अवसर मिला है कि प्रदेश के प्रमुख हैं उनकी सुरक्षा करना है, तो उसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि सीएम साहब की सुरक्षा में मुझे दायित्व मिला था करके। और जब ऐसे जगहों की आपको मिलते हैं तो आपको सबसे पहले डिवोशन आपका साथ रहता है, और साथ ही साथ फिर उतना ही फिर विजिलेंट रहने की ज़रूरत रहती है। यहाँ तो मैं कहा जाए कि अगर फील्ड में हूँ थोड़ी देर के लिए कैजुअल हो जाऊँगा तो चल जाएगा, पर वहाँ अगर है तो फुल टाइम अटेंटिव ही रहना पड़ेगा। कंटिजेंसी प्लान हमेशा सोचते रहना पड़ेगा दिमाग में रख करके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में खड़े हो गए, फिर उसके बाद का प्लानिंग क्या होगी, उस टाइम पर भी आपको अगला नेक्स्ट क्या है करके सोचते रहना पड़ता है। कई बार अचानक जो मोमेंट होता है उसकी भी कैसे प्लानिंग की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। जहाँ सिक्योरिटी जुड़ गया, वीआईपी सिक्योरिटी वाला पार्ट, उसमें और ज़्यादा सतर्क रहने की, काम करने की आवश्यकता होती है। जी, तो छत्तीसगढ़ की बात में आज हम बात कर रहे थे राजधानी रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह जी से। इन्होंने आश्वस्त किया है कि राजधानी रायपुर को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इनकी फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का विषय हो, चाहे अपराध जो अलग अलग तरह के हो उसको नियंत्रण करने का प्रश्न हो, चाहे अश्लीलता को रोकने का विषय हो। तमाम मुद्दों पर लगातार जो है इनकी फोर्स पूरी चुस्ती के साथ लगी हुई है, और इनका कहना है कि राजधानी वाले पूरी तरीके से आश्वस्त रहे, पुलिस उनके साथ है। और इन्होंने एक और खास बात कही कि अगर आप कहीं परेशान हैं तो जो पुलिस महकमा है उनसे संपर्क करिए, और इन्होंने आगे बढ़ के ये भी कहा कि उनसे भी व्यक्तिगत तौर पे आकर के मिल करके सूचनाएं दे सकते हैं और उनसे सहायता ले सकते हैं।
अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक डॉक्टर साहब ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएंगे। अगली बार हम फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।